नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम अपने ऑस्मोसिस की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर। मतलब कि जब हमने सॉल्वेंट लिया और हमने सॉल्यूशन लिया, ठीक है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा, हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई होगी। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या पास करेगा, जो सॉल्वेंट है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन सॉल्वेंट यानी कि हाई अमाउंट में है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये जो सॉल्वेंट है ये टुवर्ड्स मूव करने लग जाएगा टुवर्ड्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारा क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस। अब अगर मुझे इस ऑस्मोसिस को वो करना है, रोकना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कुछ प्रेशर अप्लाई करूंगी जिससे कि मेरा जो ये सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट जा रहा है वो रुक जाएगा और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है ये मूव करने लग जाएगा टुवर्ड्स सॉल्वेंट। मैं यानी कि मैंने अपने ऑस्मोसिस को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया, रिवर्स ऑस्मोसिस बन गया। यानी कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं अपने सॉल्यूशन वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा, जिससे कि जो ऑस्मोसिस है वो रिवर्स हो जाती है। सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन में आ रहा होता है वो वापस से सॉल्यूशन से वो सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाता है। जो इसमें मेम्ब्रेन यूज होती है वो सेलुलोज एसीटेट मेम्ब्रेन यूज होती है। रिवर्स ऑस्मोसिस आजकल बहुत ज्यादा यूज होते हैं होम्स में। इनफैक्ट बहुत सारी कंट्रीज जो है वो डिसैलिनेशन के लिए ओशन वाटर को रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज करती है, बिकॉज इसमें जो प्रेशर हाई लगाना होता है वो थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। बाकी इतना ज्यादा फीजिबल मेथड है, बहुत डिफिकल्ट मेथड नहीं है। सेलुलोज एसीटेट की एक खास बात यह है कि जो सेलुलोज एसीटेट की फिल्म होती है वो इम्प्योरिटीज के लिए इम्पोरस होती है, पर वाटर के लिए इतनी पोरस, मतलब उसके जो पोर्स है वो इतने ज्यादा वो होते हैं फाइन कि वाटर को तो वो अलाउ कर देती है, बट जो इम्प्योरिटीज या आयंस हो गए उसको ये मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है। तो एक हमारे लिए एक गुड इफेक्ट है कि हमें बहुत ज्यादा ऐसे इसका भी कंसर्न रखने की जरूरत नहीं है कि हमारे सॉल्यूशन से वापस कहीं इम्प्योरिटीज सॉल्वेंट में ना चली गई हो, क्योंकि वो नहीं जाती है। ठीक है, सो रिवर्स ऑस्मोसिस इज बेसिकली डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज रिवर्स बाय अप्लाइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा एबनॉर्मल मोलर मास, कि हम लोग लेते हैं कुछ, हम सॉल्यूट के पार्टिकल्स लेते हैं, जैसे हमने कोई सॉल्ट ले लिया तो उससे हम लोग क्या करते हैं, अपना फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है, अगर हमने KCl ले लिया तो KCl के अकॉर्डिंग हमने जो फॉर्मूला लगाया डेल्टा TF इज इक्वल्स टू m इंटू में KF। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया तो ठीक है, हमारा जो डेल्टा TF है वो कुछ सर्टेन अमाउंट से डिक्रीज कर जाना चाहिए था, लेकिन होता क्या है कि जितना वो डिक्रीज करना चाहिए था उससे डबल वो डिक्रीज कर गया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ हमारी गड़बड़ हुई है। अब किस चीज में गड़बड़ हुई है, कैलकुलेशंस तो बिल्कुल ठीक होती हैं, डेल्टा TF में बस मोलालिटी निकालो, KF से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा डेल्टा TF आ जाता है। लेकिन होता क्या है, जो भी पार्टिकल्स हमारे, जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे डिसोसिएट कर सकते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स हमारे एसोसिएट कर सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो हो जाते हैं चेंज सॉल्वेंट में जाके। जब उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं तो उनके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं तो जो हमारे हम कैलकुलेट करते हैं अपनी सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बिकॉज हमने शुरू में पढ़ा था दैट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज विच डिपेंड अपॉन द सॉल्यूट पार्टिकल्स। जो किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे, कि किस हिसाब से सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने 1 मोल KCl लिया कि 1 मोल KCl हमने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 मोल हमें K+ आयंस मिले और 1 मोल हमें Cl नेगेटिव आयंस मिले। अब कहने को तो हमने कितना लिया था, 1 मोल लिया था KCl, लेकिन जो हमें आयंस मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 2 मोल मिल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं क्या हो गया कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स से उनका नंबर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो जब सॉल्यूशन में जाने के बाद उनका पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं, इस कारण से जो हमारी वैल्यूज आती हैं सारी की सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, डेल्टा TF, डेल्टा TB, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और प्रेशर, वो हमारी सारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करा गया, I से। I हमारा होता है वेंटो फैक्टर, वेंटो फैक्टर, या तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ले लो,
इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 37 कुछ हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 74 कुछ हो जाएगा, क्योंकि 2 मोल्स हो गए ना, 1 मोल नहीं है। तो 1 मोल इसका 2 मोल्स हो गए, तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है इनटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जो 37 है इसका, ये तो है इसका नॉर्मल, कि एक्चुअल में जिसका मॉलिक्यूलर मास है इट इज 37, लेकिन एबनॉर्मल क्या है कि उसने कितने पार्टिकल्स रिलीज करे सॉल्यूशन में जाके, और उन पार्टिकल्स का सबका मास मिला के विल बी आवर एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर या आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ऐसे याद रखना, देखो आई इज इक्वल्स टू वेंटो फैक्टर कैसे याद रखोगे तुम, नॉर्मल अपॉन में एबनॉर्मल। तो अगर हम 37 अपॉन में 74 कर दे तो ये कितना आ गया 1/2, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब डिपेंड करेगा जो हमारा केसीएल, अब ठीक है यहाँ पे तो हमने क्या ले लिया केसीएल ले लिया, केसीएल हमें पता है डिसोसिएट ही करता है, अगर डिसोसिएट ही करता है तो यहाँ पे जिसके पार्टिकल्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 2। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हो गए पार्टिकल्स, डिसोसिएशन 2 पार्टिकल्स, बिफोर डिसोसिएशन कितने हैं 1 पार्टिकल। ठीक है, तो आई फैक्टर इसका कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया था, जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है केसीएल का वो तो कितना है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कितना है 74 है। ठीक है 74 है इसका नॉर्मल, 39 मैं इसका मैंने कम ले लिया था, 39 तो 35 कितना हो गया 74.5 कुछ आता है। तो ये कितना है 1 मोल है। अब आई वेक्टर फैक्टर मैंने क्या कहा है कि ये है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो जो नॉर्मल इसका है वो कितना है 74.5, लेकिन जब हम इसका कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो वो हमारा आता है 37 पॉइंट कुछ समथिंग। यानी कि जो आई की वैल्यू है वो डिपेंड करेगी, अगर कभी भी ये एक बस मेन कंसर्न मेन चीज ध्यान रखो, जब भी हमारा कोई भी अगर सॉल्यूट पार्टिकल का डिसोसिएशन होगा तो उसकी जो आई की वैल्यू है वो हमेशा क्या आएगी ग्रेटर देन 1। तब जब हमारे पार्टिकल्स का क्या होगा, या आयंस कह लो, आयंस का क्या होगा डिसोसिएशन। ठीक है, अगर हमने ले लिया Na2SO4 ले लिया, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयंस हैं 2Na प्लस में SO4 2 नेगेटिव, तो 2 तो प्लस के और एक ही है, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, सीधा नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट कर लो कितने हैं 3। तो यानी कि आई की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बी अवर वेंटो फैक्टर। यानी कि जब हम उसको डिसोसिएट करेंगे उसके बाद हमारे कितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे सॉल्वेंट में, उस अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा वेंटो फैक्टर आ जाएगा। अब वेंटो फैक्टर आई ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अगर हमारे जो आयंस है वो कर रहे हैं डिसोसिएट, और डिसोसिएट करने के बाद उनका नंबर ज्यादा हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक ही था और डिसोसिएट करने के बाद ज्यादा हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। यहीं पे अगर हम ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH, और हमको पता है कि क्या बना देता है डाइमर बना देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड ने आपस में क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड क्या हो गए कंबाइन हो गए, तो इन्होंने क्या बना दिया ये डाइमर बना दिया। तो यानी कि यहाँ पे कितने पार्टिकल्स थे हमारे 2, और बाद में कितने हो गए 1। तो फॉर्मूला क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन या बिफोर डिसोसिएशन, ए ऊपर है बी नीचे है, आफ्टर बिफोर। तो बिफोर कितना है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिसोसिएशन एसोसिएशन है, तुम्हें बस ये याद रखना है बिफोर वाला नीचे आएगा और आफ्टर वाला बाद में आएगा, A/B। ठीक है, तो B कितना है, बिफोर कितने हैं 2, आफ्टर कितने हैं 1, आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है इसमें कितने हैं 1, तो इसका I कितना आ गया हाफ। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा भी आ सकती है, 1 से कम भी आ सकता है, क्योंकि एसोसिएट कर गया, इस कारण से ये जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू आएंगी वो क्या हो जाएंगी डिफरेंट हो जाएगी। तो हर फॉर्मूले में हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आई लगाना पड़ेगा। तो जितने भी ये फॉर्मूलेज थे जो हमारे डेल्टा TF वाले फॉर्मूलेज थे, डेल्टा TB हो गया, डेल्टा TB हमारा क्या बन जाएगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू I
m इंटू में kb, जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था वो हमारा क्या बन जाएगा, n2 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 I, ठीक है, यहाँ पे भी I लग जाएगा। और जो हमारा प्रेशर था पाई इज इक्वल्स टू CRT, यहाँ भी क्या लग जाएगा, I लग जाएगा। अब I की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगर हमें मोलर मास के उसमें देखना है तो हर चीज देखना, तुम्हारा अगर नॉर्मल मोलर मास है, कोई नॉर्मल चीज है, हाई चीज नॉर्मल है, तुम उसको हमेशा कहाँ रखोगे, ऊपर रखोगे। कोई चीज एब नॉर्मल है, बेकार है, क्या रखोगे, उसको नीचे रखोगे। तो हमेशा अगर मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग करना है तो I इज इक्वल्स टू नॉर्मल अपॉन में एब नॉर्मल। और अगर आयंस वगैरह दे रखे हैं, मोलर मास से नहीं निकालना तो AY भी करना है, A पहले P नीचे। आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन कोई फर्क नहीं पड़ता, और बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन। तो कई बार क्या होगा एग्जाम में आई डायरेक्ट क्वेश्चन देख के निकालना होगा, जैसे कि अब जो हमारा आय जो हमारा होता है वो हम उन्हीं चीजों के लिए निकाल सकते हैं जो या तो डिसोसिएट होंगी या एसोसिएट होंगी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो ना डिसोसिएट होते हैं ना एसोसिएट होते हैं। तो जो कोई भी ना वो डिसोसिएट हो रहा और ना ही वो एसोसिएट हो रहा, तो उसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड हमें पता है क्या है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ये क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। अब इस एसिटिक एसिड में तुम्हें क्या दे सकते हैं, या H को हटा के F दे सकते हैं, एक H हटा के F लिख दिया, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से ये COH वाला ग्रुप देखना है, COH वाला ग्रुप आ गया तो ऑब्वियसली क्या बनाएगा, डाइमर बनाएगा। अब एसिटिक एसिड है तो ये क्या बनाता है, पहले एसिडिक हमारा क्या होता है CH3COH, ठीक है, और ये डाइमर अगर हमारा इसका एक मॉलिक्यूल है तो ये हमारा क्या बना लेता है, डाइमर बना लेता है 2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। तो यानी कि अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बिफोर आफ्टर ऊपर आएगा, बिफोर नीचे आएगा। A/B करके याद रखना है आई को, ए ऊपर बी नीचे। तो आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें A/B याद रखना है। तो आफ्टर कितने आयंस हैं, 1, डाइमर बना लिया तो एक ही रह गया, और पहले कितने थे, डाइमर बनाया यहाँ पे 2 आएगा, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो उधर भी 2 आ जाएगा। तो बिफोर कितने थे 2, तो एसिटिक एसिड के लिए आई की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, ठीक है। KCl है, KCl हमारा कैसे ब्रेक करेगा, K प्लस और Cl नेगेटिव में कितने आयंस बना लिए 2, तो ये हमारा क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। अब डिसोसिएट कर रहा हो तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 2 अपॉन में पहले कितना था 1, आफ्टर बाय बिफोर करके याद रखना है। मॉलिक्यूलर वेट से अगर याद रखना हो तो नॉर्मल चीज पहले आएगी ऊपर, एबनॉर्मल चीज बाद में आएगी। Na2SO4 है, कितने आयन बना देगा, Na2SO4 ब्रेक करके देख लेते हैं। Na प्लस 2Na प्लस में SO4 2 नेगेटिव, कितने आयंस हो गए, 2 Na के हो गए, एक SO4 का हो गया, कितने हो गए 3 आयंस हो गए। तो डिसोसिएशन, इसने डिसोसिएशन दिखाया, कितने दिखाए 3, तो 3/1 कितना आ गया, वेंटो फैक्टर 3 आ गया। ऐसे AlCl3 है, AlCl3 का क्या हो जाएगा, AlCl3, ठीक है, Al कितना आ गया 3 प्लस में Cl कितने हैं 3, तो एक इसका आयन हो गया, 3 इसके हो गए, कितने हो गए 4। तो डिसोसिएशन के बाद इसके कितने आ गए 4, तो इसका वेंटो फैक्टर क्या आ गया, I हाफ 1 है, हाफ है, 2 है, 3 है, 4 है। और MgCl2 के लिए क्या हो जाएगा, MgCl2 हमारा कैसे ब्रेक करेगा, MgCl2 विल बी Mg2 प्लस में 2Cl नेगेटिव, तो ये हमारा 1 प्लस 2 विल बी 3, तो इसके भी कितने हो जाएंगे डिसोसिएशन के बाद 3, इसका क्या हो जाएगा, वेंटो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर तुमसे कोई ये पूछ ले कि ठीक है तुम्हें ये तो निकालना आता है कि वेंटो फैक्टर ऐसे निकालना है, अगर तुमसे कोई ये पूछे कि इन सब में से किसका जो अगर हम इक्वी मोल्स ले लें इनके, यानी कि इनके अगर हम मोल्स सेम ले लें, तो अगर इनके मोल्स सेम होंगे, यानी कि इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, ठीक है, इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, इसका भी मैंने 1 मोल ले लिया, इसका भी मैंने क्या ले लिया 1 मोल ले लिया, सबके सब मैंने क्या ले लिए 1 मोल ले लिए, तो क्या हो गए सारे इसके सारे इक्वी मोलर सॉल्यूशन हो गए। सबकी क्या ले ली, मोलारिटी ले ली, सारे 1 मोल्स किस में डाल दिए 1 kg वाटर में डाल दिए, तो सारे क्या बन गए 1 मोलर सॉल्यूशन बन गए, ठीक है। किस में ले लिए गए, इन 1 kg वाटर।
ठीक है, तो ये हमारे साथ सारे क्या आ गए, ये सारे बन गए हमारे 1 मोल। अब ये बताओ कि इसमें से किसका जो डेल्टा टीएफ या डेल्टा टीबी है वो ज्यादा आएगा, किसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कम आएगा, किसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल सा रूल है हमारे पास। सबसे पहले तो हमें क्या निकाल लेनी है, आई की वैल्यूज देखनी है, किस किस के लिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, आई की वैल्यूज हमने निकालनी। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको पता है कि जो डेल्टा टीएफ होता है वो होता है आई इंटू में एम इंटू में के एफ। अब एम की वैल्यू सबके लिए क्या है, सेम है 1। के एफ भी सबके लिए क्या रहेगा, क्योंकि सबके सारे के सारे वाटर में डिजॉल्व है, तो फिर के एफ की वैल्यू भी वाटर के लिए क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि जो टी एफ की वैल्यू वो किस पर डिपेंड कर रही है, आई पर डिपेंड कर रही है। तो जितना ज्यादा आई की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा आई की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारा डेल्टा क्या आ जाएगा, टीएफ आ जाएगा। यानी कि उतना ज्यादा क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो अगर कोई चीज हमारी 0 डिग्री पे फ्रीज हो रही थी तो अब वो किस पे फ्रीज हो रही, और ज्यादा उसमें वेरिएशन आ जाएगा, डेल्टा टी ज्यादा हो गया तो -3 पे। अगर आई और ज्यादा बढ़ गया तो अगर -3 पे हो रही थी तो फिर वो किस पे होने लग जाएगी, -5 पे। यानी कि जो डिप्रेशन है वो और ज्यादा क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर सबसे ज्यादा पूछे, अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, तो जिसकी लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट उसका सबसे ज्यादा होगा जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है हमारे केस में, AlCl3 की। तो यानी कि AlCl3 हो गया। उसके बाद 3 3 है दोनों, कौन कौन से, Na2SO4 और MgCl2। तो यहाँ पे Na2SO4 और MgCl2 बराबर आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 2, KCl आ गया। उसके बाद क्या आ जाएगा 1 इज ग्लूकोज, और उसके बाद क्या आ जाएगा एसिटिक एसिड, आई की वैल्यू 1/2। यानी कि इससे हमने क्या देखा कि जितनी ज्यादा हमारी आई की वैल्यू होगी उतना ज्यादा हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उतना ज्यादा अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा तो जितनी ज्यादा आई की वैल्यू उतना ज्यादा डेल्टा टीएफ, यानी कि उतना लो फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जितनी ज्यादा आई की वैल्यू उतना ज्यादा डेल्टा टीबी, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट का चेंज है वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का चेंज बहुत ज्यादा आ जाएगा तो उतना ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उतना ज्यादा लो फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है किसी की तो जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा P0 माइनस P अपॉन में P इज इक्वल्स टू I, ये रिलेटिव लोअरिंग में क्या हो जाएगा, और ज्यादा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं मोर डिक्रीज। ठीक है, तो तुम्हें किस हिसाब से याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्या कह देते हैं एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा आई की वैल्यू क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि सारे इक्विमोलर सॉल्यूशन ले रखे हैं तो इसमें से ये बताओ कि सबसे ज्यादा किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए तुम्हें पता है कि जिसके उसी का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि सॉल्यूट उस सॉल्वेंट को ऊपर नहीं आने देंगे। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स किसमें ज्यादा होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा क्या होंगे, आई की वैल्यू होगी। आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें है, AlCl3 में है। तो मोर द वैल्यू ऑफ आई, मोर विल बी द हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, और मोर द वैल्यू ऑफ आई लोअर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट। अब ग्लूकोज के लिए क्या है, ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू 1 रहेगी। जो भी हमारे ऐसे कोई पार्टिकल्स तुम्हें दिख जाए, मॉलिक्यूल्स दिख जाए जो डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, उसकी आई की वैल्यू क्या लेनी है, 1 लेनी है। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एंट्रेंस एग्जाम में इस पे जरूर क्वेश्चन आता है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। आई को कैलकुलेट करना हो A/BC कर लेना, या ऐसे याद रखना कि आई जो नॉर्मल चीज होती है हम उसको ऊपर रखते हैं, अपने लेवल पे रखते हैं, और जो एबनॉर्मल होती है, खराब होती है, उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। क्योंकि बच्चे कई बार इसी में गड़बड़ कर जाते हैं इस फॉर्मूले में, और फिर सारी कैलकुलेशन की गलत हो जाती है, इसमें भी गड़बड़ कर जाते हैं। इसको याद रखना है A/B से, आफ्टर बिफोर। डिसोसिएशन एसोसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस A/B याद रखना है, आफ्टर क्या है और बिफोर क्या था। ठीक है, तो ये जो हमने अरेंज करा है, ये हमने करा है, इसको चाहे तुम हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट का मान लो,
या इसको तुम लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मान लो। बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कोई चीज कब करती है, बॉइल हाई टेम्परेचर पे करती है, तो बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हाई हो जाएगा, और फ्रीज किस पे करती है, लो पे करती है, तो फ्रीजिंग पॉइंट और ज्यादा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, इतनी ज्यादा वैल्यू हमारी किसकी होगी, आई की होगी।